Hello everyone, welcome back to Sun Classes, my YouTube channel Sun Classes. As I talked about the first chapter of Geography, class 10 in my last video of Resource and Development, यानी संसाधन और विकास नाम का ये जो चैप्टर है क्लास 10 का भूगोल का, उसमें मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि संसाधन क्या है, व्हाट इज रिसोर्सेज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, है ना, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, सतत पोषण विकास, रियो डो जेनेरियो अर्थ समिट 1992, एजेंडा 21, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस कर चुका है मैंने पहले वीडियो में। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का जो मैंने पहला वीडियो बनाया था, ठीक है, ज्योग्राफी का, उसमें मैंने ये सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस कर चुका था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज़ मेरा सन क्लासेस पे जाके प्लेलिस्ट में जो ज्योग्राफी है उसमें आपको मिल जाएगा पहला वीडियो। इसके बाद में आगे जो टॉपिक है हम बात करेंगे संसाधन नियोजन के बारे में, संसाधन का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, सॉयल एज ए रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ सॉयल, ये सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले तथा साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में, ये नियोजन, संसाधन का संरक्षण, भू संसाधन और टाइप्स ऑफ सॉइल, मृदा संसाधन और टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में। तो आज हम संसाधन नियोजन अर्थात रिसोर्स प्लानिंग यानी प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो जैसे कि हमारी ये दुनिया में ये भारत, हमारा जो देश है, भारत के बारे में बात करते हैं। भारत जैसे देश जहाँ पर कहीं संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तो कहीं संसाधन नहीं है, नहीं के बराबर है, या तो ऐसे संसाधन है जिसका उपयोग हम नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में संसाधनों का जो उपयोग है उसको अगर पूरी तरह से प्लानिंग के तहत, रिसोर्सेज प्लानिंग के तहत, संसाधन नियोजन के तहत अगर उपयोग उसका नहीं किया गया तो हमारा देश के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए भारत जैसे देश जहाँ पर संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है और यहाँ और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उसको पूरी तरह से प्लानिंग करके उसका उपयोग करें। कहीं संसाधन का प्रचुरता है, जैसे हम लोग झारखंड मान लेते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की वहाँ कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों में अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का तो धनी है परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना, कुछ महत्वपूर्ण खनिज, ये सब की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है, चाहे नेशनल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, ठीक है, और लोकल लेवल पे हो। जो भी संसाधन है, जो भी रिसोर्सेज है, उसकी पूरी तरह से प्लानिंग करते हुए, रिसोर्स प्लानिंग हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब तक हम लोग रिसोर्स प्लानिंग नहीं सीखेंगे तब तक हमारा संसाधन का पूरी तरह से, अच्छी तरह से बंटवारा नहीं होगा। पूरे देश में सभी लोगों को संसाधन नहीं मिल पाएगा। अभी जो चला आ रहा है कि कुछ लोगों के पास ही सारा जो संसाधन है उसका वही लोग उपयोग करते हैं, जिसके कारण हमारा जो समाज है वो बढ़ चुका है दो वर्ग में, एक अमीर तो दूसरा गरीब वर्ग में। अब हम लोग बात करेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, संसाधन नियोजन बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। जो रिसोर्स प्लानिंग है, रिसोर्स प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिसमें हम लोग अलग अलग स्टेप में इस तरह से देखेंगे कि देश के अलग अलग प्रदेश में संसाधन की पहचान करेंगे और उसकी तालिका बनाना है। और इस कार्य में, ठीक है, इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधन का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना, वह मापन करना, ये सब है उसमें। प्लस है सेकंड स्टेप क्या होगा उसका कि संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए उपयुक्त जो टेक्नोलॉजी है, प्रॉपर टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना होगा। और साथ ही साथ संसाधन विकास जो योजना है उसमें जो राष्ट्रीय विकास योजना, वो दोनों में आपस में समन्वय स्थापित करना होगा। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए हैं। तो जो प्रथम पंचवर्ष योजना था, पहले पंचवर्ष योजना आयोग द्वारा लागू किया जाता था, लेकिन अभी तो अब योजना आयोग को हटाकर वहाँ उसके जगह पर एक नया नीति आयोग बना दिया गया है। तो किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेश में गिनती आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जो संसाधन की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं।
जो हम लोग कॉलोनियल हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र था। हमारा भारत भी कभी सोने का चिड़िया हुआ करता था, इसलिए भारत में ज्यादा लोग आक्रमण करते थे। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहां उपयुक्त टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो, संस्थागत परिवर्तन किए जाए। ठीक है, अतः भारत में विकास समानता तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं, बल्कि इसमें टेक्नोलॉजी, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज की गुणवत्ता है ना, ह्यूमन रिसोर्सेज की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। ये जो टॉपिक था हमारा संसाधन का नियोजन था, संसाधन नियोजन अर्थात रिसोर्स प्लानिंग। अब हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, संसाधनों का संरक्षण। तो संसाधनों का संरक्षण, ये वर्ड से, संरक्षण वर्ड से हमको ये पता चलता है कि कोई भी चीज, कोई भी संसाधन का जो आज हम लोग उपयोग कर रहे हैं उसको अगली पीढ़ी के लिए, आगे का पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके, इसलिए हमको उसको प्रॉपर प्लानिंग, जो संसाधन नियोजन था तो प्रॉपर प्लानिंग के तहत ऐसा उसको उपयोग करेंगे ताकि हमारा आगे आने वाला पीढ़ी को संसाधन विहीन ना रहना पड़े, बल्कि उन लोग भी संसाधन का उपभोग कर सके। इसलिए संसाधन किसी भी तरह विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधन का जो विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा होती है। इन सारी समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधन का संरक्षण आवश्यक है। जैसे गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो शोषणात्मक प्रवृत्ति है वही उसका जिम्मेवार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। ये हमारा गांधी जी ने जो कहा था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहा था, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति किया था। फिर 1987 में ब्रुंटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की, है ना, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को प्रस्तुत किया और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट में हमारा साझा भविष्य यानी कि आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित भी हुआ। यह जो रिपोर्ट बना था, इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में 1992 में हुआ था अर्थ समिट, वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भू संसाधन, सॉइल एज ए रिसोर्स। ठीक है, उसको पढ़ना है। तो हम लोग देखते हैं कि हम भूमि पर रहते हैं, ठीक है, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और अलग अलग रूपों में इसका उपयोग भी करते हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्था, ये सारी जो प्रक्रिया है वो कहाँ पर होती है, तो भूमि पर होती है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होनी चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जैसे कि पर्वत हो गया, पठार, मैदानी, द्वीप, नदी, है ना, ये पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कि कृषि और उद्योग के लिए विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत हैं। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए भी महत्वपूर्ण है। देश का जो क्षेत्रफल है उसका लगभग 27% जो हिस्सा है वो पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिज, जीवाश्म ईंधन, वन का अपार संचय कोष भी है। ये देखिए आपका एक पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है, देखिए 43% ये क्या है, मैदान है, ये मेरा 30% ये क्या है, पर्वत है, और ये मेरा 27% ये मेरा क्या है, पठार है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी अलग अलग पाई चार्ट दिया हुआ है। जो भूमि है, वन कितना में है, बंजर भूमि कैसे है, गैर कृषि योग्य स्थायी चारागाह है ना, विविध वृक्ष है। तो अलग अलग तरह से परसेंटेज में ये पाई चार्ट बटा हुआ है। ये पाई चार्ट को आप अच्छी तरह से अध्ययन कर लेंगे तो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो भू उपयोग का बात करने वाले हैं, यूजेज ऑफ लैंड।
तो भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्य के लिए किया जाता है। किसके लिए? एक तो वन, दूसरा कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, ये क्या हो सकता है? तो बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, और गैर कृषि प्रयोजन में लाई गई भूमि, जैसे कि इमारत, सड़क, रेलवे लाइन, है ना, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, ये सब जो जिस जमीन पर बैठाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, मतलब ऐसे जमीन जिस जमीन पर हम लोग कृषि नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगला है प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। ये क्या होता है? तो स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि, विविध वृक्ष फसल उपवन के अधीन जो भूमि होता है, जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं होती है। कृषि योग्य बंजर भूमि, जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो। उसके बाद आता है प्रति भूमि, यानी वर्तमान प्रति, जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो, उसको बोलते हैं हम लोग वर्तमान प्रति भूमि। फिर आता है वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि या पुरातन प्रति, जहां 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती न की गई हो। उसके बाद जो आता है वो मेरा शुद्ध या निवल बोया गया क्षेत्र, यानी एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध अथवा निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ा जाता है, तो वह सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? सकल कृषित क्षेत्र। ठीक है। तो भारत में भू उपयोग का प्रारूप किस तरह का है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व में भौतिक कारक जैसे कि भू आकृति, ठीक है, जलवायु और मृदा के प्रकार, और मानवीय कारक जैसे कि जनसंख्या घनत्व, टेक्नोलॉजिकल जो कैपेसिटी है, ठीक है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो परंपराएं हैं, ये सारे शामिल होते हैं। तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध है, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, चीन भी कुछ क्षेत्र को अपना अधिकार में रखा है, ये सब भूमि का सर्वेक्षण भी नहीं हो पाया है। स्थायी चारागाह के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे असमर्थ होंगे, है ना। ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग ये सारे चीज़ जो है वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ हैं, और इन इसमें फसल उगाने के लिए भी कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्ष में इनको 1 या 2 बार ही बोया जाता है, और यदि इसे शुद्ध यानी निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर भी लिया जाता है, तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र लगभग मात्र 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। यानी कि शुद्ध यानी निवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है, और पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मात्र 10% से भी कम क्षेत्र पर बोया जाता है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति जो 1952 में बना था, उसमें निर्धारित किया गया था कि वन के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत काफी क्षेत्र कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है, और साथ ही साथ हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट अभी देखना पड़ रहा है, वो भी नहीं होगा अगर सही मात्रा में अगर सही क्षेत्रफल पर वन होगा। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका भी इस पर निर्भर करती है। ठीक है, बहुत लोग उससे लकड़ियाँ, पत्ते, उसमें आने वाले फल, या उसमें बहुत सारी दवाइयाँ, ये सब भी डिपेंड करता है वहाँ पर आसपास रहने वाले लोगों पर। आदिवासी लोग खास करके उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टान, सूखी मरुस्थलीय भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई भूमि में बस्तियां, सड़क, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके समाज और पर्यावरण पर गंभीर समस्या पैदा हो रहा है। अब बात करेंगे भूमि निम्नीकरण और उसका संरक्षण का उपाय। तो भूमि निम्नीकरण क्या होता है? तो भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं, हम भी करेंगे और हमारी भावी पीढ़ी भी करेंगे। हम भी कर रहे हैं और हमारी भावी पीढ़ी भी करेंगे। हम भोजन, मकान, सड़क, रेलवे लाइन, ये सारे चीज़ जो बनाते हैं, सारे चीज़ का जो भी आर्थिक क्रियाकलाप हो, सांस्कृतिक हो, है ना, सारा चीज़ होता कहाँ है? तो भूमि पर होता है। तो इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है, 56% क्षेत्र जल अपर्दित है, और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। मतलब कुछ मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। ठीक है, खनन से भी
अति पशुचारण, अगर कोई फील्ड में बहुत ज़्यादा पशुचारण करेंगे तो उससे क्या होगा, वहाँ का जो मिट्टी होगा लूज होगा। वो लूज होने के कारण बाद में पानी या तो हवा या तो किसी अन्य कारक द्वारा एक वो जो ऊपर का जो उपजाऊ मिट्टी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान चल जाता है, जिससे वो वाला भूमि जो होता है बंजर हो जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, भू निम्नीकरण। भू निम्नीकरण मतलब जो भूमि का जो क्वालिटी है वो कम हो जाना, धीरे धीरे खत्म हो जाना, चाहे मृदा अपरदन के कारण हो, पशुचारण के कारण हो, पानी का बहाव के कारण हो, नदी का बाढ़ के कारण हो, ये या तो खनन यानी माइनिंग के कारण हो, कोई भी कारण हो, ये सब कारण के द्वारा जो भूमि का जो क्वालिटी होता है, जो फर्टिलिटी होता है वो कम हो जाना ही भूमि निम्नीकरण होता है। तो भूमि निम्नीकरण का उत्तरदायी कारक क्या क्या है, तो डिफॉरेस्टेशन सबसे इंपॉर्टेंट एक कारक है। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल की बहुत ज़्यादा कटाई, ठीक है, जंगल की कटाई, अति पशुचारण, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ माइनिंग यानी खनन, ये सारा जो है क्या है भू निम्नीकरण का प्रमुख कारण में से आता है। ठीक है, आगे हम लोग मृदा संसाधन तथा मृदा का वर्गीकरण, अलग अलग टाइप का मिट्टी जो होता है वो सारे हम लोग पढ़ेंगे। वो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा शायद, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है जो कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, धन्यवाद।